प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान 2025 में आपका जो ये बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का, तो उसमें आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, डेरिवेशन है, नियम हैं या जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो बहुविकल्पी हों, अति लघुत्तरीय हों, जिस प्रकार के भी प्रश्न आपके आते हैं उससे रिलेटेड ये आपका आज का जो वीडियो है इसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपके आने वाले जो परीक्षा है भौतिक विज्ञान की फिजिक्स की उसमें आपको जो प्रश्न हैं वो आपको बहुतायत रूप से इसमें मिलेंगे जो कि आज सम्मिलित किए गए हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को सबसे पहले आप तैयार करें, इन्हें अभी तैयार करें जल्द से जल्द, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षा जो हो उसमें आपको बेहतर अंक प्राप्त हों। देखिए, चलते हैं ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। जो है हमारा पहला प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इन प्रश्नों को जो है आपको तैयार करना है, प्रश्न उत्तर दोनों बताए जा रहे हैं जिससे कि आपको कहीं कुछ सर्च न करना पड़े। तो एकदम तैयार कर लीजिए, अभी का अभी तैयार कर लीजिए। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या मतलब, जैसे किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, तो ये Q क्या है, एक आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश जो होगा और दूसरा जो आवेश होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो D है, इन दोनों के इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा यानी गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं यानी P कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है QD, यानी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब जो अगला प्रश्न आपका है वो ये है जो आपको इसके बाद तैयार करना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों का नाम बताइए। तो इसमें सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंगें होती हैं वो कौन होती हैं। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की जो तरंग होती है वह रेडियो तरंग होती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग होती है वह गामा किरणें होती हैं। तो सबसे अधिक की बात करें तो रेडियो तरंग, और सबसे कम की बात करें तो गामा किरणें होती हैं। ये आप एकदम तैयार कर लें। इसके बाद तुरंत का तुरंत तैयार कीजिए एम्पियर का परिपथीय नियम। कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा जो I होती है, धारा को I से स्मॉल I से दर्शाते हैं, धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए, कहने का ये अर्थ है कि जो ये आप देख रहे हैं, अर्थात इसका क्या मतलब कि जैसे अगर एम्पियर का परिपथीय नियम देखा जाए तो ये होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है जिसे B से कहते हैं, B दर्शाते हैं, का रेखीय समाकलन, यानी देखिए ये समाकलन है, नॉट रेखीय समाकलन। तो ये जो होता है वह घिरी जो धारा है, इसकी कुल धारा जो है उसमें I और म्यू नॉट के गुना होता है, यानी I का म्यू नॉट के साथ गुना का मतलब गुणनफल जो होता है इसके बराबर होता है। यानी अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B है, B का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट और I के गुणनफल के बराबर होता है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। और जहाँ ये एप्सिलॉन I जो है, एप्सिलॉन I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे डॉट 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 जहाँ तक हो, यानी धारा का योगफल कहते हैं इसको। धारा का योगफल यानी जितनी भी धाराएं हों सबका योगफल इसके बराबर होता है। यानी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई R होता है। तो ये आप समझ लें कि इतना बराबर इतना ये होता है, B बराबर म्यू नॉट
I/2πr, ये चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। तो ये आपका रहा एम्पियर का परिपथी नियम, और परिपथी नियम के साथ साथ इसका ये प्रश्न और ये जो सूत्र है। इसके बाद बच्चों आपको तैयार क्या करना है, ये तैयार करना है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का, इसका ये कहने का मतलब है, ठीक ना। अपवर्तनांक दिया हुआ है कि 4/3 और 5/3 है। तो वायु का मतलब एयर, एयर का मतलब ए हो गया, जल का मतलब वाटर, वाटर का मतलब डब्ल्यू हो गया, यानी कि जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर दिया हुआ है 4/3, तो ये बराबर क्या हो गया 4/3। वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष कांच यानी ग्लास यानी जी, तो एयर यानी हवा के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपका दिया हुआ है 5/3, तो ये बराबर हमने क्या लिख दिया 5/3। तो कह रहा है कि ये बताइए कि जब ये मैंने बताया है तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कांच का जल के सापेक्ष यानी जी का डब्ल्यू के सापेक्ष क्या होगा। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है कि WnG, यानी कांच यानी कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा ये आपका कि ए, यानी जो ये अनुपात है आपका ए यानी हवा का यानी वायु का ग्लास के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो, और जो हवा का यानी वायु का पानी के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। तो अब देखिए कि ये इसका मान आपका दिया हुआ है 5/3, तो ये ऊपर रख दिया गया 5/3। इसका मान दिया हुआ है आपका 4/3, तो इसका मान रख दिया गया 4/3। अब दोनों जब आपस में कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरीके से इसका मान क्या आ जाएगा 5/4। तो ये आपका जो फार्मूला है जो दिया गया है यहाँ पे, ये अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला। अगर 3 चीज़ों का अपवर्तनांक का अगर दिया हुआ है मान, 3 चीज़ें उसमें तुलना में हैं, जैसे ये हवा है, पानी है, और ये हवा है, पानी है और शीशा है यानी कांच है, तो इन तीनों का दिया हुआ है, तो उसमें से 2 का अपवर्तनांक आपको पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। जो दिया हुआ उसको अनुपात में रख के। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें पूछा है आपका कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच का यहाँ पे आपका G रहेगा और यहाँ आपका W रहेगा। तो ये आप कैसे सोचेंगे, तो ये देखिए G ऊपर A से A तो कट जाएगा, एक तरह से ये मान लीजिए ख़त्म हो जाएगा, तो G और W हो रहा है, तो G और W होना चाहिए। तो G पहले है तो ये ऊपर G होना चाहिए, W है तो नीचे W होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो इस तरीके से आप रख दे। अगर W/G पूछा होता कि जल के सापेक्ष का कांच का अपवर्तनांक, तो आप W वाले को ऊपर रखते और G वाले को नीचे रखते, इस तरीके से आप इसे कर लेते। अब जो है 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, 2 लेंस का क्षमता दिया हुआ है इतना और इतना, और कह रहा संपर्क में रखे एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये आपका इसका मान दिया हुआ है लेंस की क्षमता, तो ये P1 कितना, पहले लेंस की क्षमता कितनी 5 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता कितनी -3 डायोप्टर। तो टोटल जो इसकी क्षमता है दोनों लेंसों की, संयुक्त का मतलब दोनों मिला के जो क्षमता है इसकी कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे P1 + P2, तो P1 का मान कितना 5, P2 का मान कितना -3, दोनों जोड़ेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 डायोप्टर हो गया। अब फोकस दूरी पर पूछ रहा है, तो एक आपका संयुक्त का कितना हो गया 2 डायोप्टर, यानी दोनों का मिला के क्षमता हो गई 2 डायोप्टर। अब इसमें फोकस दूरी पूछ रहा है कि तो आप क्या करेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है कि P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, ठीक ना। तो f बराबर 1/p हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे ये f अगर रख लिया जाए, यहाँ पे ये f मान लिया गया, इसे f ही माना जाए, तो क्या होगा, तो p का मान कितना है 2, यहाँ पे 2 रख दिया गया, और 1/f है तो बराबर 1/f। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो f का 2 में होगा मल्टीप्लाई, ठीक ना।
और 1 का 1 में होगा, तो f का 2 में होगा तो 2f हो जाएगा, यानी 2f हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1 1 जा बराबर 1, तो f से ये 2 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये 1/2 आपका हो जाएगा मीटर। ये आपका क्या हो गया, और इसे जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का मान हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक, तो इन बच्चों जो आप ये जो इन प्रश्नों को हम बता रहे हैं वो ज़रूर तैयार कीजिए, जिससे कि आपका जो एक एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है वो आपका तैयार हो जाए और आप कमज़ोर साबित न हो एग्जाम में। तो इसलिए तीसरा जो प्रश्न है उसे देखिए, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी दिया है कि 15 सेंटीमीटर। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी, तो कितनी होगी। तो देखिए पहले का दिया है तो 2 लेंस हैं जिसमें संयोजन की फोकस दूरी कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, तो ये कैपिटल एफ बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और एक लेंस की फोकस दूरी दिया है यानी स्मॉल f1 बराबर क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमें पता नहीं है, यही हमसे f2 का मान पूछ रहा है। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये टोटल फोकस दूरी जो दो आपका दिया है संयोजन की फोकस दूरी मतलब टोटल दोनों का, तो ये 15 है, तो ये कैपिटल एफ की जगह कितना रख दिया 15। f1 का मान आपका 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे 30 रख दिया। इसके बाद फिर f2 का मान हमें पता नहीं है। अब क्या होगा कि इसे उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1/15 और ये माइनस हो जाएगा 1/30, तो 1/f2 बराबर होगा 1/15 माइनस 1/30। ये जब एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 1/1/30। क्यों, 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा इसी के ऊपर में कर देंगे, 2 1 कम 2, तो 30 से भाग देंगे 30 में तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 घटा तो 1 बचा और बटे 30 हो गया। अब ये जो होगा ये आपका 1/f2 बराबर 1/30 आ गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, तो f2 1 जा f2 और 30 1 जा 30, इधर आपका 30 मान आ गया, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, यानी दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो इससे भी जरूर तैयार कीजिए बच्चों। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा है, तो द्विध्रुव जो आपका +Q है और -Q कूलाम के आवेशों से बना है जिनके बीच की दूरी d है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, यानी जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका प्रश्न है ये इसमें आपका B जो मान है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे B आपका वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत द्विध्रुव जो है A और B है, ठीक ना, ए और बी वैद्युत द्विध्रुव हैं, बीच की दूरी d है और परावैद्युतांक जो है ये क्या है K वाले माध्यम में रखा गया है, और जो आवेश हैं इधर +Q है इधर -Q है, और फिर इसके बाद बीच की दूरी जो है, जो बीच की दूरी है इसका, ये बिंदु P जो है, ये अक्षीय स्थिति में बिंदु P जो है, P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके बीच की दूरी जो है r है, स्मॉल r, तो बीच की दूरी कितना कर रहा है O से स्मॉल r है, और स्मॉल r दूरी पर इससे स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यहीं पे ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु P की आवेश +Q से दूरी जो है, तो Q से अगर +Q से अगर दूरी देखा जाए तो r-d/2 है, यानी r-d/2, ये पूरा में से ये जो है अगर घटा दिया जाए d/2 यानी d का आधा, तो ये आपका ये बीच की दूरी हो जाएगी। तथा -Q से दूरी जो होगी, अब -Q से देखा जाए तो यहाँ पे आपका +Q है और ये -Q यहाँ पे है, तो -Q से अगर दूरी देखा जाए P की, तो ये आपका कितना हो जाएगा r + d/2, यानी r तो ये दूरी रहेगी ही, अब d/d का ये पूरा d है a से लेकर b तक, तो ये आपका इसका आधा, यानी यहाँ से होगा तो ये आपकी दूरी हो जाएगी इसकी। तो -Q
क्यू से अगर माइनस क्यू से देखा जाए और प्लस क्यू से देखा जाए, तो प्लस क्यू से देखा जाए तो आर माइनस डी बाई टू, और माइनस क्यू से देखा जाए तो आर प्लस डी बाई टू ये आपका होगा। ये दूरी होगी पी की दूरी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि आवेश जो क्यू के कारण, आवेश क्यू के कारण जो आपका ये पी बिंदु जो है उस पर विभव अगर देखा जाए तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के, यानी ये के और इन ब्रैकेट में Q बाई आर माइनस डी बाई टू होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। किस पर? बिंदु P पर जो Q के कारण, Q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है V बराबर यानी वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, इतना V1 बराबर पहले का, और माइनस Q के कारण जो P पर वैद्युत आवेश होगा, वो वैद्युत विभव होगा, वह V2 हम मान ले रहे हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में क्या रख देंगे, अब बताया गया था कि माइनस Q पर कितना, तो R प्लस डी बाई टू, तो यहीं पे क्या रख देंगे, R प्लस डी बाई टू रख देंगे। तो माइनस Q बाई क्या हो जाएगा, R प्लस डी बाई टू। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, इसमें प्लस Q है, इसमें माइनस Q है आवेश। अब जो दोनों हमें प्राप्त हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, दोनों जो हमें प्राप्त हुआ है, तो अब बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V1 का मान और V2 का मान दोनों जोड़ दिया जाएगा, तो ये दोनों में से क्या हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी Q कॉमन, इसमें से भी Q कॉमन हो जाएगा आपका, और ये जो Q बाहर आ जाएगा तो Q बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यही चीज़ है कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और बीच में आपका क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बाई आर माइनस डी बाई टू, तो 1 बाई आर माइनस डी बाई टू। और फिर देखिए अब ये माइनस है तो ये बीच में क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, Q तो बाहर ले लिया गया था, 1 बाई आर प्लस डी बाई टू, तो 1 बाई आर प्लस डी बाई टू हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वर्गांतर वाला बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो ए की जगह क्या है आर, तो आर का स्क्वायर, और बी की जगह क्या है डी बाई टू, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब अगर एलसीएम लिख सॉल्व करेंगे आप इसे, तो इससे माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस डी बाई टू, और ये फिर अगर इसमें फिर इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला बचेगा, तो ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आर माइनस डी बाई टू हो जाएगा। फिर ये माइनस के कारण ये जो माइनस था ये यहाँ पे जो था ये प्लस हो जाएगा। तो जब दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डी बाई टू प्लस डी बाई टू, तो दो एलसीएम हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा कि डी बाई टू प्लस डी बाई टू जो होगा आपका, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये फिर 2d बाई टू हो जाएगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरीके से d बचेगा, यहाँ पे आपका d बचा, ऊपर आपका d बचेगा। तो ये q जो था बाहर ये हमने अंदर ले लिया, QD बाई इतना हो जाएगा। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो P बराबर Q इंटू डी हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। तो क्यू डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, तो Q इंटू डी की जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया। अब इसके बाद क्या है, ये नीचे की चीज़ें वही हैं, अगर जो बाहर है ब्रैकेट के वो भी देखिए वही है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, इतना वोल्ट। फिर इसके बाद ये यदि D बाई टू जो आपका क्या है, ये R से एकदम छोटा है, तो D बाई टू जो होगा इसका होल स्क्वायर जो यहाँ पे दिया है वह क्या होगा, R की तुलना में नगण्य माना जाएगा, R से अगर ज़्यादा छोटा है तो इस तरीके से क्या होगा कि इसकी जगह पे नगण्य यानी कि इसका मान 0 मान लिया जाएगा, तो केवल R स्क्वायर नीचे बचेगा। देखिए अब R स्क्वायर नीचे बचा है, बाकी चीज़ें P वगैरह वही हैं ये। और फिर क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु अथवा निर्वात में है तो K का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे K का मान कितना रख जाएगा, 1। कब, जब वायु में हो, वैद्युत द्विध्रुव की ए भी जो है वह कहाँ पे हो, वायु में हो या निर्वात, तो उसका मान K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से K की जगह 1 रखेंगे तो K भी खत्म हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इन बाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट का यानी विद्युत विभव जो आपका निकालना था, उसका मान निकालना था अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, वो आपका मान निकल जाएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या, ये
अब इस प्रश्न के बाद आपको क्या तैयार करना है, ये तैयार करना है कि बायो-सेवर्ट का नियम, इस नियम के द्वारा किसी धारावाही चालक में क्या होता है, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है बायो-सेवर्ट के नियम से? इस नियम से हम किसी धारावाही, अगर कोई चालक है उसमें जो धारा अगर मान लीजिए बढ़ रही है, तो उस धारा की बह रही है तो उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब माना किसी चालक में प्रवाहित धारा जो है स्मॉल आई है और चालक से r दूरी पर बिंदु P है, तो जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है, ऐसी स्थिति है, तो इसमें क्या होगा कि जो चालक है आपका, तो जो चालक है, चालक के अल्पखंड यानी जो डीएल है के कारण माना उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डीबी होगा। यानी यहाँ पे हमने मान लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीएल के कारण जो लंबाई है तो उसमें आई धारा बह रही है, तो कोण मान लीजिए थीटा बन रहा हो, यहाँ से आर दूरी पर स्थित है पी बिंदु, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी धारा का परिमाण कितना है, डीबी है। तो डीबी है तो डीबी की बराबर डीबी अनुक्रमानुपाती किसके होगा, इसमें जो बहने वाली धारा है इसके अनुक्रमानुपाती होगा, पहला इक्वेशन। दूसरा चीज़ कि डीबी जो होगा यानी जो विद्युत धारा का परिमाण है वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा, यानी ये जो इसमें कोण बन रहा है थीटा कोण, इस कोण के ज्या के बराबर होगा। दूसरा चीज़ कि जो इसमें परिमाण है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डीबी, वह इसमें जो तार का जो लंबाई है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब आप ये समझिए कि अगर धारा बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा कोण अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा, अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो इस हिसाब से जो डीबी होता है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, वह क्या होता है, वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से ये आपके कितने इक्वेशन हो गए, 4 इक्वेशन। अब ये आपका डीबी कुल मिला के अगर देखा जाए तो डीबी एप्सिलॉन किसके होगा, किसके किसके अनुक्रमानुपाती था, आई डी एल साइन थीटा, तो आई डी एल साइन थीटा हो गया ऊपर, और किसके उल्टा था व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के, तो नीचे आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक लगता है, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई ये आपका नियतांक हो गया, बाकी आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर ये आपका ज्यों का त्यों है। अब आगे रही बात, इसमें जो आपका जो डीबी है इसका अगर समाकलन किया जाए तो क्या होगा कि ये दोनों पक्षों का होगा। तो यहाँ पे जो जहाँ म्यू नॉट जो है वो क्या है, एक नियतांक है, और जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, एक नियतांक होता है जो निर्वात की चुंबकशीलता कही जाती है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट बराबर कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ होता है। अब ये म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर बाई या वेबर पर एम्पियर मीटर, ये आपका इसका मान होता है। जो इसकी म्यू नॉट की बीमा होती है वो क्या होती है, इन बिग ब्रैकेट MLT-2A-2 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करें, और ये जो बायो-सेवर्ट का जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी तैयार करें। अब रही बात अगले नियम की और अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है किरचॉफ का नियम। ज़रूर एक एक प्रश्न को जो मैं बता रहा हूँ सब चुन के एकदम से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को एकदम पूरी तरह से समझिएगा। इसमें किरचॉफ का नियम क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं किरचॉफ का नियम कई चीज़ों पे होता है। किरचॉफ के नियम में भी कई नियम, जैसे संधि नियम, जिसे संधि नियम को धारा नियम भी कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो धारा है, धारा का योगफल होगा वह कितना होगा, 0। यानी जितनी भी I1 I2 I3 I4 जितनी भी धाराएं बह रही हैं सबको अगर परिणामी धारा निकाला जाए, जोड़ा जाए, योगफल निकाला जाए, तो उसका मान कितना होगा, सभी धाराओं का योगफल 0 होगा।
ये उन्होंने कहा था। और इस नियम को परिपथ में उपयोग करते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि परिपथ में संधि की ओर जो आने वाली जो जितनी भी धाराएं हैं, मान लीजिए ये आपकी संधि है, तो इधर की ओर जो भी धाराएं आ रही हैं, जैसे इधर की ओर ये धारा आ रही है, इधर की ओर ये धारा आ रही है, तो I1 और I2 इधर की ओर आ रही हैं और फिर वह क्या होंगी, धनात्मक होंगी। जो संधि की ओर आ रही हैं धाराएं वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी, और जो संधि से दूर जा रही हैं धाराएं वो क्या होंगी, ऋणात्मक। यानी जो I3, I4, I5 इससे देखिए दूर जा रही हैं, तो ये आपका इसका मान कितना होगा, माइनस होगा। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो सबका योगफल जो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, ये दोनों प्लस प्लस होंगे, और I3, I1, I4 और I5 जो होगा ये आपका माइनस माइनस होगा। सबको जोड़ा जाए तो ये आपका इसका परिणामी कितना होगा, 0 होगा। ये ध्यान रहे, ये इनका संधि नियम कहा जाता है, किरचॉफ का नियम का संधि नियम, या जिसे धारा नियम कहते हैं। तो धारा संबंधी जो नियम है और संधि की ओर जो जा रहा है तो इस हिसाब से संधि नियम और धारा नियम कहते हैं। अगला जो आपका जो नियम है वह लूप नियम है और वोल्टता का नियम है। देखिए ये जो संधि नियम और धारा नियम है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ये जो प्रथम नियम है, धारा नियम और संधि नियम, यह किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, दर्शाता है। और जो दूसरा इनका नियम है वह लूप नियम और वोल्टता नियम से प्रसिद्ध है। किसी परिपथ में, इसमें क्या होता है, यह नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लूप है ये, और इसमें I1 प्लस I2 ये धारा बह रही है, ठीक ना, और इधर ये आपका R1, R2, R3 ये आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ सकते हैं कि जो ये A और B है, तो ये आपका, तो किरचॉफ के जो लूप नियम से बंद पास 1 के लिए अगर देखा जाए तो बंद पास 1 और बंद पास 2 है। तो ये बंद पास 1 है और ये बंद पास आपका 2 है। दोनों बंद पासों में अगर देखा जाए तो I1 माइनस I2R2, I1 R1 माइनस R2 I2R2 जो है ये किसके बराबर होगा, E1 और E2 के, E1 माइनस E2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसी प्रकार बंद पास 2 में अगर देखा जाए तो I1 R2 प्लस ये R3 के जगह पे क्या, R3 में क्या है, I1 प्लस I2 दोनों हैं। R1 में क्या है, I1, R2 में क्या है, I2। तो R1 R2 में I1 I2 है देखिए, और ये आपका E1 E2 जो है आपका ये है, तो इसके साथ ये हो गया बंद पास में। अब दूसरे बंद पास में अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें देखा जाए अगर इन दोनों में, तो क्या होगा कि ये I2 R2 होगा, तो I2 R2 ये हो जाए I2 R2, R2 में I2। अब देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, और R3 में I1 प्लस I2 ये दोनों मिला के, तो ये R3 हो गया। R3 में I1 I2 देखिए दोनों है बराबर। इसमें कौन है, E2 है, केवल E2 जो है आपका ये लगा हुआ है सेल, तो E2 हो गया। अब यहाँ क्या है कि आप देख रहे हैं कि कहा था कि R बराबर, यानी जो धारा और जो प्रतिरोध है वो किसके योगफल के बराबर होगा, इन दोनों का योगफल, धारा और प्रतिरोधों का योगफल जो उसमें E है उसके योगफल के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बराबर है। तो अब इस नियम का उपयोग करते समय हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा जो है, धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, ये बात होती है। अगली बात क्या है कि किरचॉफ का यह जो दूसरा नियम है जिसे लूप नियम और वोल्टा का नियम कहते हैं, ये जो नियम है इसे यह क्या कहता है, क्या व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये बात ध्यान रहे। अब ये अगला प्रश्न देखें, ये जो अगला प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे जो है कभी कोर्स से आपके निकाला भी गया था, इस कोर्स को अब सम्मिलित किया गया है।
तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इस साल के लिए, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके किसी न किसी सेट में तो ज़रूर आएगा, ये तो निश्चित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम आप ही के सेट में आएगा, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये आप ही के सेट के लिए हो, तो इसलिए इसे तैयार करना ज़रूरी है। थोड़ा भी स्किप ना करें, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आप इसे तैयार करते रहिए, और जो हमारा मेहनत है उसे सफल बनाइए इसे तैयार करके, ताकि आपको जो प्रश्न मिले तो आपको याद आए कि हाँ हमने ये देखा था, देखिए यही प्रश्न आया है। तो थोड़ा भी स्किप ना करें, इसे पूरी तरह समझें। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है और इसके सिद्धांत और रचना और कार्यविधि का वर्णन करने के लिए दे सकता है। तो इसमें क्या करेंगे आपके ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। ट्रांसफार्मर जो होता है वह एक विद्युत का एक ऐसा साधन है, उपकरण है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी जो वोल्ट है, यानी कि होता है ना, वोल्टेज बढ़ाया जाता है, वोल्टेज बढ़ाया भी जा सकता है और वोल्टेज घटाया भी जा सकता है। ये दोनों काम जो जिस साधन से हम करते हैं, विद्युत धारा का ऐसा वो साधन जिसके द्वारा हम किसी चीज़ की वोल्ट को बढ़ाते हैं और उसके वोल्टेज को घटा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि ट्रांसफार्मर क्या है। सिद्धांत या किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आप ध्यान रखें। यह जो ट्रांसफार्मर है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका सीधा जुड़ाव नहीं होता है, तार के साथ तार का सीधा जुड़ाव नहीं होता है। यह प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं कार्य करता है। तो ये जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, न कि दिष्ट धारा के साथ। यानी डायरेक्ट करंट के साथ ये काम नहीं करता है, केवल जो होती है एसी करंट के साथ ये कार्य करता है। यानी डीसी के साथ ये कार्य नहीं करता, एसी के साथ कार्य करता है। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो ये देखिए यहाँ पे एसी करंट भी लगी हुई है, एसी धारा लगी हुई है, इसके साथ इस कुंडली को जोड़ा गया है। यहाँ पे ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। दोनों को किससे जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ से आपका देखिए ये इसमें एक कुंडली लपेटी गई है, इसका सीधा जुड़ाव इससे नहीं है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो यहाँ से जो ही हम धारा देंगे, एसी करंट देंगे, तो इसके कारण इसमें धारा उत्पन्न होगी और इससे हमें यानी ये प्राइमरी कुंडली कहा जाएगा, प्राथमिक कुंडली, और ये सेकेंडरी कही जाएगी, तो द्वितीय कुंडली। तो इसमें जितनी भी तार लपेटे गए हैं, तारों की यानी जितने फेरे तार लपेटे गए हैं, उन फेरों की संख्या को प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी उसे एनपी, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी उसे एनएस के नाम से जानेंगे। जैसे इसमें कितने फेरे लपेटे गए हैं, 1 2 3 4, तो एनपी का मान कितना हुआ, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो गई, 4, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये आप समझ रहे होंगे कि प्राथमिक में ज़्यादा है कि द्वितीयक में। मैं ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब उसे समझने के लिए यहाँ पे आइए। आप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और ये ट्रांसफार्मर जो 2 प्रकार के होते हैं, ये कार्य के आधार पर होते हैं, जैसा इनका काम होता है उस हिसाब से इसे बांटा गया है 2 प्रकार के में। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कैसा काम करेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। यह जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। अब ये बदलता कैसे है, यह कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उससे अधिक होती है, यानी प्राथमिक में कम होती है, द्वितीयक में ज़्यादा। यानी जो अभी मैंने दिखाया यहाँ पे फेरों की संख्या प्राथमिक में कितनी थी, 4, और इसमें फेरों की संख्या कितनी थी द्वितीयक में, 7। तो ये आपका जो ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया है वो आपका कैसा ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, जो वोल्टेज को क्या करेगा, उच्च करेगा, यानी बढ़ाएगा, ठीक ना। तो कैसे बढ़ाएगा, जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, इधर द्वितीयक में अगर ज़्यादा है तो यह ऊंचाई होगा, और अगर प्राथमिक में ज़्यादा हो जाएगा तो यह अपचाई ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। यानी इसमें ये आप देख रहे हैं कि जो प्राथमिक में फेरों की संख्या है वह द्वितीयक से कम है,
तो इसलिए यह उच्चाई ट्रांसफार्मर हो गया। अपचाई के लिए मैंने अभी बताया कि यह जो है यह उच्च वोल्टेज को क्या करता है कि निम्न वोल्टेज में बदलता है, यानी अधिक वोल्टेज को कम करता है। तो ये कब कम होगा, जब द्वितीय कुंडली जो होती है उसमें फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम है, यानी इसका ठीक ऊपर वाले का उल्टा। यानी अगर प्राथमिक में फेरों की संख्या ज़्यादा कर दिया जाए, द्वितीयक में फेरों की संख्या कम कर दिया जाए, तो ये आपका क्या करेगा, यह उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देगा। तो इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अगला जो है ट्रांसफार्मर की रचना, इसे आप देखें हैं ट्रांसफार्मर की रचना कैसी थी, कैसा चित्र था। उसमें आप देखे हैं कि इनमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर दूसरी को रखकर आयताकार पडलित क्रोड बनाते हैं, यानी चपटा चपटा इसे रख दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर पतली पतली पत्तियां होती हैं लोहे की, नरम लोहे की, और एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, और इससे जो बनता है वह एक दूसरे के ऊपर चिपकाते चिपकाते चले जाते हैं। तो इसके बाद ये जो बनता है उसे पडलित क्रोड कहते हैं। और तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है, जिन्हें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली कहते हैं। आप देखें हैं प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जो आपको दिखाया मैंने कि इधर आपका AC करंट लगा था, तो जो क्या होता है जिसे जोड़ा गया था प्राथमिक को, और उसके कारण द्वितीयक में धारा आपकी प्रवाहित हो रही थी। तो अब इसका कार्य कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से यानी कि AC करंट से जब जोड़ा जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और इसके कारण क्या होता है कि द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित धारा यानी अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उत्पन्न हो जाता है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है द्वितीय कुंडली में, तो उसी के कारण उसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये कैसी धारा होती है, यह प्रेरित धारा होती है, तो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि जो लोहे की पत्तियां लगाई गई होती हैं तो एक के ऊपर दूसरा क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या होता है, क्यों नहीं एक मोटा सा लोहा ले लिया जाता है। तो लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर पडलित रखकर बनाने का कारण यह होता है कि इसके कुंडलियों के बीच भंवर उत्पन्न न हो, यानी अगर उसको पडलित रखकर न बनाया जाए और अगर मोटा लोहा ही ले लिया जाए उसी के ऊपर लपेट दिया जाए तो उसके बीच में एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी, और भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, जिससे ऊष्मा की हानि होगी, यानी अधिक तापमान बढ़ जाएगा, और ऊष्मा की हानि से ट्रांसफार्मर की क्षमता में कमी आ जाएगी, यानी ट्रांसफार्मर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा अगर ऐसा न किया जाए, मोटा लोहा ले लिया जाए तो ये आपका प्रश्न अलग से इसमें बनेगा। ये आपको केवल नॉलेज के रूप में नोट में लिखाया गया यहाँ तक। अब आपकी बात क्या है, अब यहाँ से आप क्या है कि जो कार्य करता है उसके आधार पे प्राथमिक कुंडली में वोल्टता और विद्युत वाहक बल जो होता है EP से दर्शाते हैं। अब ई क्या होता है, फैराडे का नियम से E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, ये फैराडे का नियम होता है। तो इसी से EP का मतलब प्राथमिक कुंडली में जो आपका विद्युत वाहक बल है उसे EP कहेंगे, जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल है उसे ES कहेंगे। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है तो माइनस में होता है, तो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इसमें भी है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इसमें भी है। अब प्राथमिक कुंडली में वोल्टता कहा जाए या विद्युत वाहक बल जो कहा जाए EP, और द्वितीय कुंडली में जो वोल्टता और विद्युत वाहक बल ES है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है प्राथमिक में NP, और इसमें फेरों की संख्या NS के गुणनफल के बराबर होगी। तो ये आपका दो इक्वेशन हो गए। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर यानी कि भाग किया जाए, यानी कि पहला बटे दूसरा अगर अनुपात देखा जाए कि पहले में दूसरे से भाग देने पर तो EP बाई ES हो जाएगा, और EP का मान ऊपर और ES का मान नीचे, माइनस से माइनस कट गया, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कट गया। ये आपका क्या माना गया, EP बाई ES बराबर क्या हो गया, NP बाई NS हो गया। ये P का मतलब मैंने बताया था ये प्राथमिक कुंडली को शो कर रहा है, S का मतलब द्वितीय कुंडली को शो कर रहा है। अब ये तो हो गया विद्युत वाहक बल यानी वोल्टता का, और जो उसमें फेरों की संख्या होता है उसका
उसके बीच संबंध, और अगर वोल्टता और फेरों की संख्या का संबंध हो, यानी विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या के बीच संबंध हो गया, और यही हो जाएगा आपका वोल्टता और विद्युत वाहक बल के बीच भी संबंध हो जाएगा, केवल ई के जगह भी लग जाएगा आपका, ठीक ना। तो ये आपका भी वोल्टता को दिखा रहा है, तो Vp/Vs बराबर Np/Ns। तो दोनों का अनुपात वही होगा, दोनों के बीच संबंध वही होता है। अब निवेशी जो शक्ति होती है वह निर्गत शक्ति के बराबर होती है, यानी जो आपकी जो उसमें शक्ति जो प्रवाहित हुई है वह शक्ति निकलने वाली शक्ति के बराबर, यानी कि जो आने वाली शक्ति है वह निकलने वाली शक्ति के बराबर होती है। यानी प्राथमिक कुंडली के जो पावर होगी वह द्वितीय कुंडली के पावर के बराबर होगी, दोनों का पावर आपस में बराबर होगा। अब Vp/Ip जो आपका होता है, P बराबर क्या होता है, Vi होता है। तो इस आधार पर P की जगह क्या रख दिया, V × I। तो जब P है प्राथमिक कुंडली का है तो Vp/Ip हो जाएगा, V के साथ भी P, इसके साथ भी P। यही काम इसमें यस के साथ हो जाएगा, सेकेंडरी के साथ Vs, ये Is, ठीक ना। P बराबर Vi दोनों में रखेंगे तो दोनों के साथ P और SS हो जाएगा सेकेंडरी। अब क्या होगा कि इसको जब अनुपात के रूप में अगर दिखाया जाए, यानी धारा और वोल्टता का जब संबंध दिखाया जाए, तो धारा और वोल्टता का संबंध प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में क्या होता है कि दोनों का, यानी जो जैसे उसमें फेरों की संख्या होती है उसी की तरह यह भी होता है। तो Vp/Vs बराबर हो जाएगा Ip/Is, यानी इसको जब पक्षांतर करेंगे I को एक तरफ और V को एक तरफ, तो ये आपका संबंध मालूम हो जाएगा। अब देखिए एक बात होती है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100। यानी निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति दोनों आपस में आप देखें बराबर होती है, तो PS/P हो जाएगा, और इंटू ये आपका 100 है, तो निर्गत शक्ति को PS और निवेशी शक्ति को PP। क्योंकि धारा इधर से प्रवाहित हो रही है प्राथमिक से द्वितीयक की तरफ, तो ये निर्गत का मतलब जिधर निकल रही है उधर द्वितीयक, और इधर का मतलब प्राथमिक। और दक्षता को, ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी दक्षता को एटा से दिखाते हैं, इसे एटा चिन्ह है, इसे एटा पढ़ा जाता है। तो PS/PP × 100 हो जाएगा। अब ये आपका रहा ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में, क्योंकि शॉर्ट में कभी कभी बहुविकल्पी में आपका प्रश्न आ जाता है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की क्षमता लगभग कितनी होती है, 90%। अगर आपका ऑप्शन 90% है तो आप इसे लगाएंगे। तो इस तरीके से, और इसमें से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी बातें मैंने बताया, उसमें बहुविकल्पी में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको मेरे बताए हुए प्रश्नों में से ही आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसे प्रडलित अगर क्रोड न बना के अगर इसे एक मोटा लोहा ले लिया जाए तो फिर क्या होगा, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। धारा किसमें अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। इन सब बातों पे आप जरूर गौर करें, और ये सब जो प्रश्न मैंने बताए ऐसे प्रश्न आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। तो ऐसे आप प्रश्नों को जरूर तैयार करें। नमस्कार।